जाते हो, एक काम करो, सारे बच्चे प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो में करते हैं या चार में करते हैं? मैं एक चीज, जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेड, फिर उसके बाद मैंने क्लब लिख दिया, एक डायमंड कर दे रहा हूँ बेटा, और डायमंड के साथ में हार्ट। जो मैंने राइट में लिखे हैं इनका कलर क्या होता है? काला दिल किसका है बेटा? ये रेड होते हैं, ठीक है। और ये इधर वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये वाले तुम्हारे ब्लैक कलर के होते हैं। चलो मैं यहाँ से ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर के होते हैं सारे के सारे। ये भी ब्लैक होता है और ये भी तुम्हारा ब्लैक ही होता है। अच्छा, ये सब के सब 13 होते हैं बेटा। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, तभी तो हो गए 52। और स्टार्ट 1 से नहीं होते हैं कार्ड। सारे बच्चे कार्ड खेल लेते हो, देखें सबने? पहला जो कार्ड होता है वो एस होता है। कार्ड में कौन कौन सा गेम खेल लेते हो बेटा? जी सर कर रहे हो, बता। एक तो एस होता है, एस के बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 10 होता है, 10 के बाद में जे होता है, और क्यू होता है, और के होता है, ठीक है। मतलब 2 से लेके 10 तक तो होते ही हैं, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। ऐसे ही सेम यहाँ चलता है। पहला कार्ड एस होता है, एस के बाद में 2 डॉट 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 10 तक चलेगा, फिर जे होगा, फिर क्यू होगा, फिर के होगा। इसमें भी ऐसे ही होता है। सबसे पावरफुल कार्ड कौन सा माना जाता है वैसे? जे के क्यू। जे, इसका सही आंसर ये है कि वो डिपेंड करता है कौन सा गेम खेल रहे हो। समझ में आ रहा है? पावरफुल कार्ड कार्ड कभी भी तुम ये नहीं बोलोगे एक का माना जाता है, वो है कौन सा तुम गेम खेल रहे हो, गेम के हिसाब से वो रहता है ना। अच्छा, ये लिखा। अब इसमें तुम लोगों ने जब कार्ड बेटा देखे ही हैं सारे बच्चों ने, तो कुछ कार्ड ऐसे देखे होंगे। तुमने ऐसे कार्ड पक्का देखे होंगे बेटा, जिसकी दो खोपड़ी होती हैं और एक ऐसे राजा ऐसे ऐसे चिपका है ना। मतलब इधर से पलटो इधर से पलटो, पैर ऐर नहीं दिख रहे हैं, बस पे आधा पेट है। सीधी सीधी बात है, उन पे मुंह बना हुआ है, फेस बना हुआ है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस कार्ड बोलते हैं। और ये फेस किस किस पे बना होता है? ये बेटा 3 तो ये होते हैं, ऐसे ही 3 ये होते हैं, और ऐसे ही 3 ये होते हैं, और ऐसे ही 3 ये होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। अगर मैं बोलूं रेड फेस कार्ड कितने, तो तुम बोलोगे 6, और ब्लैक फेस कार्ड कितने, वो भी 6 हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो बेटा, मैं छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आंसर तुम कर दो। पहला सवाल है, पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और दूसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। यहाँ पे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और तीसरा सवाल है रेड किंग, लाल कलर का राजा बताना है, ठीक है। तीनों का आंसर लिखो बेटा, बहुत आसान है तीनों, अच्छे से बना लेना है ना। देखो बेटा, इसके आंसर पहले हम लोग ऊपर वालों की बात करते हैं। उसने बोला रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं। तो एक बात बता बेटा, टोटल रेड कलर के फेस कार्ड होते कितने हैं? 26 होते हैं ना। फेस कार्ड में पूछ रहा हूँ, फेस कार्ड पूछ रहा हूँ बेटा। रेड कलर के
रेड कलर के फेस कार्ड सिर्फ और सिर्फ 6 होते हैं, 6 होते हैं ना, तो 6 अपॉन अपॉन में 52, ये सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सुनो बेटा। फेस कार्ड बोले हैं, फेस कार्ड का मतलब है इसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं बताया, रेड भी हो सकते ब्लैक भी, सारे ही पूछ लिए, तो कितना होएगा आंसर बेटा 12 अपॉन 52। कहता है रेड किंग, रेड किंग तो दो ही होते हैं, एक तो डायमंड वाला होता है, एक हार्ट वाला होता है, तो ये 2 अपॉन 52। नेक्स्ट कहता है या तो रेड कार्ड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए, तो पहले रेड कार्ड होते कितने टोटल 26। अब कहता है या तो किंग हो तो भी चलेगा। सारे बच्चे याद रख लो, जब कभी और लिखा हो, जब कभी और लिखा हो तो प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो टोटल रेड कार्ड कितने थे 26 लिखे, प्लस टोटल राजा कितने थे, किंग कितने थे, होते 4 हैं, 2 तो पहले तुम इंक्लूड कर चुके रेड इसमें, सॉरी रेड वाले में, तो बचे कितने 2 ब्लैक के और बचे ना, तो उन 2 ब्लैक वालों को भी ऐड कर लो, डिवाइड में क्या रहेगा टोटल, तो आंसर आ गया 28 अपॉन 52। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा बहुत, है ना, कितना हो गया बेटा। अच्छा नेक्स्ट सवाल कहता है नाइदर अ रेड कार्ड, तुम्हें रेड कार्ड भी नहीं चाहिए और कोई क्वीन भी नहीं चाहिए। टोटल बेटा रेड कार्ड कितने होते 26, हमें नहीं चाहिए, तो वो 26 उठा के फेंक दो रेड कार्ड। और टोटल रानियां कितनी होती हैं 4, 4 में तुम 2 को निकाल के फेंक चुके, बची कितनी 2, उनको भी निकाल दो, तो कितने बचे अब कार्ड तुम्हारे पास 24, तो 24 अपॉन 52। और लास्ट सवाल, जब पिक्चर कार्ड बोलता है इसका मतलब है जिसपे मुंह छपा हुआ है ना बेटा, तो कितने हैं टोटल फेस कार्ड ही पिक्चर कार्ड है, तो 12। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं बेटा, है ना, वही वाले क्वेश्चन है ये सारे। कौन सा बेटा 2 प्लेइंग कार्ड, नहीं नहीं वो नहीं भाई, उसको नहीं, तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें नोट करके लिखेंगे, तो लिखो बेटा फिर से, अगर कहीं लिखा हो फर्स्ट, अगर कहीं बेटा लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखा कुछ नहीं हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी जो इवेंट की होती है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, बोलो 0 रहेगी, 0 से तो कम नहीं हो सकती है ना। अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कोई 5 का मीनिंग होता है नल सेट, यही तो होता है, या कह दो इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। एक सवाल सारे बच्चे आंसर देंगे, बेटा प्रोबेबिलिटी एस की क्या होगी, एस का मतलब सैंपल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे थे एस का मतलब, अच्छा श्योर इवेंट, नहीं नहीं सैंपल स्पेस, अच्छा कंप्लीट सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो तो 100% ही रहेगी बेटा, तो इसका आंसर 1 रहेगा। पहले 3 पॉइंट ही जल्दी जल्दी से लिखो तो छोटे छोटे, फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। अब आगे, अब इसके बाद में लिखो बेटा नेक्स्ट, इसी में चल रहा है अभी, फॉर एनी तुम्हारे पास में 2 इवेंट है ना, एक इवन इवेंट है और एक E2 है। अब तुमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताओ E1 यूनियन E2 की, E1 यूनियन E2, एक फॉर्मूला याद है A यूनियन B का, नंबर ऑफ, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, ऐसे तुमने पढ़ा था ना सेट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, आगे बोलो वेरी गुड, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होता था ना, यही सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, बस जहाँ जहाँ n लिखा है उसकी जगह प्रोबेबिलिटी लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। मैं ये ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ, सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिखो बेटा जल्दी से। ये कोई 2 इवेंट हैं तब हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही मैं अगर सेकंड पॉइंट लिखूँ, सेकंड पॉइंट नहीं मैं इसमें लिखूँगा फॉर
तो बेटा स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा तो पढ़ाऊंगा ना, मार्क्स तो तभी आएंगे। बट पेपर में तो देते होंगे ना, स्कूल वाले देते तो हैं पेपर में। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाओ ना, ज़्यादा पढ़ने से नुकसान थोड़ी नहीं होता, कम पढ़ने से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फॉर एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव की जगह या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो। इसका मीनिंग ये रहता है बेटा, अगर दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 ये ज़ीरो होता है। अगर तुम्हारे पास में दो इवेंट हैं जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, समझ में आया? कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड इसको मैं इवन एंड E2 लिख सकता हूं। चलो पहले ऐसे लिख लो बेटा। ऐसे ही एक और आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईव और यूनियन का अगर साइन लगाओ तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कोई बच्चा बताएगा? सोच के बोलना, बोलो। बड़ा आसान है, देखो तुम्हें पता है कि इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट तो होते ही नहीं है, कॉमन होते ही नहीं इसका, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। क्या खत्म है? और यहाँ आगे तो जीरो ही होने वाला है। समझ में आ गया? पहले इतना लिखो तो बेटा, जल्दी करो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे, कभी कभी ऐसे लिख के आएगा, कभी ऐसे भी आएगा। यहाँ पे ही जैसे ये लिखा है ना, यही लिख देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यहाँ इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन ना लगा के वो एंड लिख देगा E2। ठीक है? यहाँ पे जब यूनियन लगाए तो यूनियन की जगह क्या लिख सकता है बेटा? वेरी गुड, ये लिखेगा इवन, इवन यूनियन की जगह क्या? नहीं बेटा दोबारा बोलो। नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। जैसे एंड होता है ना, एंड का मतलब होता है ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दें कि कोई नंबर है जो 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 3 से, तो 2 एंड एंड मैंने बोला तो 2 और 3 का कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 6। तो 6 वाले जो मल्टीपल चलेंगे उनसे मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, हैं? और जब लिखा होता है ये वाला, जब और लगा होता है इसका मतलब ये चल जाए या फिर ये हो। समझ में आया? और का मतलब होता है या तो ये हो या ये हो कोई। तभी तुमने एक चीज देखी होगी, सारे बच्चों ने, अभी तक तुम इतने पेपर दे रहे हो, जब से पैदा हुए पढ़ ही रहे हो, जब पेपर देते हो तो पेपर में लिखा होता है सेक्शन D या सेक्शन E, उसके अंदर एक क्वेश्चन है सपोज 32 के बाद में और लिखा होता है। और का मतलब क्या है? या तो ऊपर वाला कर लो या फिर नीचे वाला कर लो, और एंड लिखा होगा तो बवाल हो जाएगा, दोनों करने पड़ जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए और लिख के आता है कि ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, तो और में ये होता है। तुम बेटा ये लिखो, अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओगे बेटा जाके तुम पहले तो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बेटा डायरेक्ट सवाल है, जो बच्चे कर रहे हैं अच्छी बात है। देखो सवाल में क्या कहता है, बस जो गिवन डेटा है वो लिख लो अच्छे से। कहता है दो इवेंट है E1 E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पता है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा बेटा यहाँ पे E1 और लिखा हुआ है, और का मीनिंग क्या मैंने बताया था? क्या? नहीं नहीं, वैसे बताओ, इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन या यूनियन बोलो। और का मीनिंग बता रहा, यूनियन बताया था बेटा और का मीनिंग। तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया बेटा, जो भी है, सॉरी E1 E2 हो गया, और ये 0.85। नेक्स्ट दे रखा एंड, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, एंड का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स, इक्वल टू 0.15। तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं बेटा। सबसे पहले जो बड़ा सा फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2। इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से पता है ना, ये दे रखी, ऊपर से गरम गरम यहाँ पे चिपका दो लाके 0.85। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बेटा मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। और E2 की वैल्यू क्या है, 0.35 है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू ये दे रखी 0.15, तो 0.85। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, कितना बचेगा ये, पैंतीस में से 15 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 बचते हैं, 0.20 लेफ्ट में लेके आओ, तो 0.85 माइनस 0.20, तो आंसर कितना आया बच्चा, 0.65 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो। जीरो 0.65 करेक्ट आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यही चाहिए था। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डन। नेक्स्ट सवाल करेंगे छोटा सा। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जैसे इसने बोला है कितने इवेंट हैं, एक या दो, इसमें दो दो चीजें की बात कर रहा, कहता है डाइस को तुमने टॉस कर दिया, दो डाइस को टॉस किया, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बना, 36 बन गया, तो एस हो गया तुम्हारा टोटल 36 बन गया, ठीक है, ये तो पता ही है, सैंपल स्पेस 36 हो गया। आगे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, तो मान लो इवन क्या है, इवन मान लो बेटा गेटिंग अ डबलेट हो गया। ऐसे ही E2 मान लो, E2 उसने बोला टोटल ऑफ 6। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा E1 जो है उसका सैंपल स्पेस लिखो, डबलेट का सैंपल स्पेस लिखो, तो डबलेट का सैंपल स्पेस क्या होगा, और ऐसे ही लिखना है, ये समझ में आ रहा है, हवा में नहीं, 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 ये लिख दिया। अब बेटा सैंपल स्पेस लिखो E2 वाले का, टोटल 6 चाहिए ना, तो टोटल 6 अगर पहली लाइन में जाते हो तो 1,5 से मिल रहा है, पहली लाइन में जाओगे तो 1,5 पे 6 मिल रहा है टोटल, दूसरी लाइन में जाओगे तो 2, वेरी गुड, अब तीसरी लाइन में जाओ, वेरी गुड, 3,3 कर दो, और नेक्स्ट में जाओगे तो 4,2, फिर 5,1। बेटा इसके अलावा 6 में मत घुस जाना। इतना समझ में आया, इतना आया। अब इसके बाद की कहानी कुछ ज़्यादा ही आसान है। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ना, यही क्लास 11th में पूछे जाते हैं इस टाइप के। अब मेरा सवाल ये है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6/36 हो गया प्रोबेबिलिटी। आगे सुनो, और इसको सॉल्व करने पे ध्यान मत देना ज़्यादा बेटा, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, बाद में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ, 5/36 आ गया। अभी भी हमें क्या चाहिए, अब चलते हैं क्वेश्चन में, कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ डबलेट होना चाहिए या फिर टोटल 6, और का मीनिंग क्या होता है बेटा, यूनियन, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, मैं यहाँ करता हूँ, क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो मेरे को E1 बताओ या फिर बच्चा E2 बताओ। क्या फॉर्मूला होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। एक काम करते हैं, देखो E1 इंटरसेक्शन E2 की जरूरत पड़ेगी ना, तो E1 इंटरसेक्शन E2 हम निकाल लें पहले ही। E1 इंटरसेक्शन E2 बेटा इसमें से निकालना, सिर्फ और सिर्फ एक 3,6, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन जो E2 है, E1 और E2 का मतलब ये है कि E1 और E2 दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो कौन सा केस है इसमें, सिर्फ एक ही तो केस है, 3,3 वाला, तो 1/,
36। सारी वैल्यू ले जाके उसमें चिपका दो, सारी वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो मेरे पास आंसर आएगा E1 की वैल्यू है 6/36, E2 की वैल्यू है 5/36 और इन भाई साहब की वैल्यू है 1/36। तो 11 माइनस 1/36। बेटा ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है 5। और ऐसे ही लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा। यहाँ तक कि मेरे को तो ये भी लिखना चाहिए था कि जो मैंने ई इंटरसेक्शन E2 लिखा है ना, E1 इंटर, ये भी लिखना चाहिए था 3,3 है। लिखने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहिए था, जैसे मैंने इनके सैंपल स्पेस लिखे प्रॉपर। ये कर लो बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।